5 किलो रद्दी लेके आना है, 10 पेन के डब्बे लेके आना है। जिस दिन आपने वो 5 किलो रद्दी और 10 पेन के डब्बे खत्म कर दिए मैथ्स में घिस घिस के, उस दिन मेरे से आके मिलना, आप खुद बोलोगे कि कितना सड़ा पेपर आया। मैंने सारे एग्जाम दिए, जीडी, एमटीएस, सीपीओ, स्टीनोग्राफर, सीजीएल, सीएचएसएल, सारे। उसके दो मेन रीजन थे और मैंने सब कुछ यूट्यूब से ही पढ़ा है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और सारी चीज़ें आप मतलब देखेंगे कि एक एक चीज़ आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। और सारी बुक्स जो हैं वो ऑफलाइन अवेलेबल है। 6 से 7 कॉपियाँ बनाई हुई थी, एक मैथ्स की, एक इंग्लिश की, फिर इंग्लिश में भी इंटो, सिनो, ईडियम, वन वर्ड, इसके अंदर मतलब ऐसे करके 8 कॉपियाँ। और वो मेरी ऐसी थी कि उनको मैं हनुमान चालीसा बोलता था। पर्सनल बता रहा हूँ, मेरे पास मेरे 90 दिन का एक एक दिन का हिसाब है, पूरी कॉपी पे लिखा हुआ है। 30 जुलाई में मैंने सुबह उठ के कौन सा चैप्टर पढ़ा। एक बार अपने मदर फादर की एक फोटो देख लेंगे तो आपको खुद लगेगा कि नहीं यार, मुझे इनके लिए करना है, किसी भी हालत में करना है। मतलब अभी क्या होता है ना, आप थंबनेल पे देखते हो 30 दिन में एसएससी कैसे करें। सर पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। हमें भी पता है कि बच्चे 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 30 दिन में कैसे एसएससी होगा। पेपर देके जब मैं वापस आया तो मतलब मैं सदमे में, डिप्रेशन में चला गया था। मतलब 3 महीने ना किसी से मिलना, एकदम घर में घुट घुट के रहना, घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो इसके लिए मैं आपको सबको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि देखो, ये एक बहुत ही खतरनाक दलदल है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा। अभी मैं लगातार एसएससी सीजीएल टॉपर्स के इंटरव्यूज़ कर रहा हूं। तो आज इस वीडियो में हमारे साथ हैं मानस गुप्ता भाई। इनकी 42 रैंक आई है 2020 एसएससी सीजीएल में। तो आज भाई की जर्नी को हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे किस तरीके से उन्होंने ये कमाल किया, इतनी अच्छी रैंक लेकर आए, कैसे तैयारी करी, क्या उनकी स्ट्रेटजी रही, और भी जो तमाम बातें होती हैं कि मोटिवेशन कैसे बनाए रखा। ऐसे सीजन में आपको पता है कि बहुत मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है और इतना सारा कॉम्पिटिशन है, उसको कैसे उन्होंने मात किया कि इतनी अच्छी रैंक लेकर आए। तो वो सारी तमाम बातें करेंगे। और एक और मैं मेंशन कर दूं बात कि सेल्फ स्टडी से हुआ है सारा कुछ, कोई ऑफलाइन कहीं कोचिंग नहीं लिया हुआ। बाकी मैं आपको बता दूं, इनकी जो डिटेल स्ट्रेटजी वो आपको हमारे दूसरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम है एसएससी सीजीएल मोटिवेशन फैक्ट्री। वो चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे जाके आप चेकआउट करें और उसको सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं, आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई क्वेरीज होती हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका मोटिवेशन फैक्ट्री पर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका जो गोल था फाइनली आपने अचीव किया और इतनी शानदार रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हुआ है। प्लीज़ आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मेरा नाम मानस गुप्ता है और रिसेंटली एसएससी सीजीएल 2020 जो कि मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 41 आई है और मैंने सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट ली है। ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। और सबसे पहले तो शुक्रिया करना चाहूँगा मोटिवेशन फैक्ट्री का और अंकित सर का, जिन्होंने मुझे मतलब एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आप सभी के साथ में अपनी पूरी स्ट्रेटेजी डिटेल तरीके से शेयर कर सकूँ। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और आगे बात करते हैं। थैंक यू सो मच। आप ना थोड़ा बचपन के बारे में आप बताओ, शुरुआती पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ हुई और कहाँ पर आप रहे। मतलब मैं बचपन से कहूँगा कि थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी। हाँ, हालांकि मैं बचपन से क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो थोड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल था, तो मेरी इंग्लिश प्रॉपर बैकग्राउंड ठीक था। और मतलब मेरे फादर जो हैं वो सर्विस बैकग्राउंड से हैं, मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। और 11th-12th मेरा मैथ्स बैकग्राउंड से है। उसके बाद में जो हर कोई करता है वही मैंने भी किया, इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से मैंने की। तो ये एक मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड था कि मैंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करी थी। तब तक मुझे एसएससी के बारे में इतना कुछ नहीं पता था और मैं तैयारी कर रहा था, मतलब तैयारी नहीं कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पे। फिर 2017 में मेरा सेकंड ईयर था, उसके बाद 18 में थर्ड ईयर में जब मैं आया तो मेरे फादर ने बताया कि ऐसा एसएससी सीजीएल करके कुछ होता है। तो उस टाइम पे सीएचएसएल का एक फॉर्म आया हुआ था। उस टाइम अपने को एसएससी का कोई भी नॉलेज नहीं था, तो मैंने फॉर्म भर दिया था कि हम ठीक है। और क्या था, थोड़ा सा मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट बहुत पहले से ही रहा है कि मतलब मुझे मैथ्स थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा मैथ्स आता है, इसमें रीजनिंग वीजनिंग तो अपन कर ही देंगे। पेपर देना मतलब मैं चला गया बिना किसी तैयारी के, और मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था उस टाइम पे। और उस टाइम मेरी एक कंपनी में प्लेसमेंट भी हुई थी, तो उस कंपनी को भी मैंने मेल लिख के मना कर दिया कि मुझे आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि हम तो एसएससी के मतलब एसएससी वाले सरकारी बनेंगे हम तो। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था मुझे, और मुझे नहीं पता था कि कंपटीशन का लेवल जो है वो कितना ज़्यादा है। मतलब आप एसएससी में उतरे नहीं हो तो अब आपको समझ में आता है ये चीज़ कि उस टाइम कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की थी आपने। पेपर देके जब मैं वापस आया तो मतलब मैं सदमे में, डिप्रेशन में चला गया था। मतलब 3 महीने ना किसी से मिलना, एकदम घर में घुट घुट के रहना, घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हुआ क्या है। फिर मैंने बाद में बताया था कि ये प्रॉब्लम हुई थी, तो उस टाइम पे फिर मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने कंपनी को वापस मेल किया, फिर कंपनी ने मुझे जॉइनिंग लेटर दिया। तो फिर मैंने 1 साल कंपनी में जॉब किया एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर उसके बाद एक दिन ऐसे ही ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मतलब एक दिन दिमाग में क्लिक हुआ कि क्या मैं मतलब इसी चीज़ के लिए बना हूँ। मतलब क्या मेरा एक जो मतलब मैंने सुना था एसएससी के बारे में कि एक एसएससी एक जर्नी होती है, एक सपना होता है, क्या मैं वो कर सकता हूँ। और खुशी की बात ये थी कि उसी टाइम सीजीएल 19 का फॉर्म आया हुआ था। तो मैंने फॉर्म डाल दिया और मैंने सोचा कि अपन किसी ना किसी के से तैयारी शुरू करते हैं। अब मेरी जो जॉब थी वो प्रॉपर 9 to 6 का एक जॉब था। मतलब आपको सुबह 9 बजे जाना है और आपको शाम के 6 बजे छुट्टी होगी आपकी। और मुझे एसएससी का सिलेबस ना कुछ पता था, कुछ भी नहीं पता था, और 1.5 से 2 महीने बाद पेपर था। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उस टाइम पे
मतलब ये था कि सुबह 9 बजे जॉब के लिए जाना है तो आपको 8 बजे किसी भी हालत में उठना है, और शाम को 6 बजे आप जब आते हो जॉब से तो उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए पढ़ने के लिए। तो उस टाइम पे मैं सुबह 3 बजे उठता था, और सुबह 3 बजे उठ के पढ़ना है। अब एक बच्चों की बहुत क्वेरी होती है कि भैया हम भी 3 बजे का अलार्म भर के सोते हैं लेकिन सुबह उठते हैं, तो वो 3 बजे का अलार्म हम बंद कर देते हैं कि 5 मिनट बाद उठेंगे, और सर वो अलार्म जब होता है वो तो फिर 7 बजे नींद खुलती है आपकी। तो इसके लिए मैं आपको सबको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि देखो ये एक बहुत ही खतरनाक दलदल है ना। आप पहले अटेम्प्ट में ऐसा कर लो, आप सोचते हो ना, हर कोई सोचता है कि सोमवार से पढ़ूंगा मैं 1 तारीख से पढ़ूंगा। तो वो क्या होता है ना कि आप खुद एक साइकिल में फंसते जा रहे हो। आप पहला अटेम्प्ट नहीं निकलेगा आपका, फिर आप वही काम करोगे कि आपको, मतलब मैंने ये सोचा था कि मैं भी इंसान ही हूँ, मेरा भी यही मन करता था कि इसको अलार्म को बंद कर दूँ और मैं अपने आप से बोल देता हूँ कि 10 मिनट बाद उठूँ। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं अभी नहीं उठा तो ये पेपर मेरा नहीं निकलेगा और मुझे फिर ये सारी की सारी मेहनत वापस करना पड़ेगी। तो अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको डेली जो आपका कंसिस्टेंसी एक मेंटेन करी है उस चीज़ को आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। जैसा कि आपने बताया कि पहले आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर आपने फिर से कैंपस सिलेक्शन आपका हुआ, आपने प्राइवेट जॉब करी, और फिर आप डिप्रेशन में गए थे पहले से ही। तो फिर से आपको कैसे भूत सवार हो गया कि गवर्नमेंट जॉब करनी, जब इतना कुछ झेल चुके थे और फिर सेटल हो गए, जॉब लग गई, फिर कहाँ से इंस्पिरेशन आई कि नहीं फिर से आप गवर्नमेंट जॉब करनी है? कोई फैमिली में है या फिर कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? नहीं सर, मतलब फैमिली में तो कोई भी नहीं था। ये था कि मेरे फादर के कोई रिलेटिव थे, उनके जो बच्चा था वो मतलब पीओ में सेलेक्ट हुआ था, प्रिवेंटिव ऑफिसर में। तो वो मुझे बताते थे कि उसका सिलेक्शन एसएससी सीजीएल के थ्रू हुआ है। हालांकि मैंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग तो की है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में मेरा उतना इंटरेस्ट रहा नहीं। और जब मैंने 1 साल कंपनी में काम किया तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि अगले 40 साल तक मैं ये काम नहीं कर सकता। तो फिर मैंने अपने लिए ऑप्शंस देखने चालू किए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ। तो मुझे फिर उस टाइम ध्यान आया कि हाँ, एक टाइम था जब मैंने एसएससी के बारे में कुछ सोचा था। तो फिर धीरे धीरे करके मैंने एसएससी के बारे में वापस और डिगअप करके फिर पढ़ाई करना चालू करी। जब एसएससी या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं, बढ़ने एग्जाम की, तो बच्चे हर फॉर्म को भरते हैं, मतलब जीडी का भी, सीएचएसएल का भी, सीपीओ का भी। तो आपका टारगेट सीजीएल ही था, फिर और भी आपने एग्जाम दिए, फिर उनके क्या रिजल्ट रहे, या फिर सीजीएल ही आपका टारगेट था? सर मैंने सारे एग्ज़ाम दिए, जीडी, एमटीएस, सीपीओ, स्टीनोग्राफर, सीजीएल, सीएचएसएल, सारे। उसके 2 मेन रीज़न थे और मैं हर बच्चे को रिकमेंड करूँगा कि आप ये सारे फॉर्म भरें। हालांकि लोग बोलते हैं कि आप सीट ख़राब करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। आज एक नया बच्चा अगर एग्ज़ाम सेंटर पे पेपर देने पहली बार जाता है तो उसका हाथ ऐसे शिवर करता है, और वो सेंटर पे जाके इतना प्रेशर ले लेता है कि मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट वो जो मॉक में 180 मार्क्स स्कोर कर रहा है, वो एग्जाम सेंटर पे जाके इतना प्रेशर ले लेता है कि उसको समझ में नहीं आता कि क्या करना। अब आप जब सारे फॉर्म्स भरते हो और आप 3-4 बार जब फ्रीक्वेंटली सेंटर पे चले जाते हो ना, तो आपका माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली सेंटर के साथ सेटअप हो जाता है। मतलब चौथी बार जब आप जाते हो तो आप मैम को खुद बुला लेते हो कि मैम मेरे को पता है कि अब थंब कहाँ लगाना है। तो ये चीज़ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अभी करंटली आपके पास एक चीज़ जो है वो ये है कि आपको एक जॉब लेना है। सबसे पहले आपका मोटो ये होना चाहिए कि आपका एक जॉब होना। देखो, भारत सरकार में जितनी भी नौकरियां हैं वो सारी नौकरियां अच्छी हैं, मैं कभी किसी नौकरी को खराब नहीं बोलता। अगर कोई बच्चा आके ये बोलता है कि सर मैं एमटीएस की जॉब नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं उससे पहले बोलता हूँ पहले आप ज्वाइनिंग लेटर लेके आओ, तब हम बात करेंगे। फॉर्म भरो भैया, फॉर्म भर के पहले पेपर दो, तब एक अगर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आता है तब की बात है। तो अभी सबसे पहली प्रायोरिटी, मतलब मैंने इसलिए सारे एग्जाम दिए। मेरा सीपीओ में भी 170 मार्क्स था, स्टीनोग्राफर में भी 169 था, लेकिन स्टीनोग्राफी नहीं आती थी तो मैं नहीं गया। सीपीओ में मैं फिजिकल में लास्ट में चेस्ट आउट हो गया था। तो सारे फॉर्म्स मेरे हिसाब से भरना चाहिए, उससे फ़ायदा ही होता है आपका एग्जाम प्रेशर इतना कम हो जाएगा कि आप 4-5 बार आपको ऐसा लगेगा कि मैं हर 15 दिन में फ्रीक्वेंटली सेंटर विजिट कर रहा हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप करता है एक एस्पिरेंट के अंदर। पीडब्ल्यू इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। जेडब्ल्यू, नीट, कॉमर्स, एनडीए एंड अदर मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पीडब्ल्यू लाखों स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस है। एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए पीडब्ल्यू की तरफ से खुशखबरी है। पीडब्ल्यू के अलग पांडे सर और टॉप तक वाले राहुल सर दोनों एक साथ मिलकर लॉन्च कर रहे हैं एसएससी के लिए न्यू कोर्सेज। इनके प्राइजेस की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं पीडब्ल्यू हमेशा स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पर लेकर आता है। तो इनका फर्स्ट कोर्स है एसएससी जीडी मैथ्स बाय राहुल सर, ये मात्र 99 रुपीज में अवेलेबल है। इनका दूसरा कोर्स है फुल क्रैश कोर्स फॉर एसएससी जीडी एग्जाम, ये भी मात्र 299 रुपीज में अवेलेबल है। इन कोर्सेज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, इनका हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर आप देख रहे हो, इस पर आप कॉल करके इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हो, और लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर क्लिक करके भी आप इनकी वेबसाइट पे और ऐप पर पहुंचकर और भी जानकारी ले सकते हो। थैंक यू। आपने सीरियस पढ़ाई कब स्टार्ट करी और कब आपने पूरा अपना टाइम टेबल बनाया कि नहीं मुझे 8 घंटे या 7 घंटे देने ही है, और सब्जेक्ट वाइज कैसे आपकी स्ट्रेटजी आपने कैसे बनाई? सर मतलब जैसे मैंने सीजीएल 19 का पेपर दिया तो वो मैंने जॉब के साथ ही दिया, तो इतना अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया था मैं। और मतलब प्री का कट ऑफ गया था 147 और प्री में मेरे मार्क्स थे 148, और मैंने जो रॉ मार्क्स जोड़े थे वो 130 थे। तो मैं जब पेपर देके
वापस आया था तो मैंने सब कॉपी किताब बंद कर दी थी कि अब एसएससी अपने बस का नहीं है, अपने को यही करना है आईटी। लेकिन फिर मेरे पापा ने देखा यूट्यूब पे कि मतलब नॉर्मलाइजेशन करके भी कुछ एक होता है, तो उन्होंने बताया कि नहीं आपकी हार्ड शिफ्ट है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप मेंस का पढ़ो। लेकिन हम कहाँ सुनते हैं, तो 3 महीने मैंने पूरा वेस्ट कर दिया, नहीं सुना। और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन 147 से मेरे मार्क्स से 148। तो मैंने सोचा कि कुछ नहीं करके अगर अपन मेंस में थोड़ा खींचे तो मेंस में हो सकता है कि एक टीए की पोस्ट अपन को मिल जाएगी। फिर उसके बाद में मैंने मेंस में बहुत अच्छे से तैयारी करी और 400 में से 361 नंबर आए थे। लेकिन जब फाइनल कट ऑफ में फाइनल मेरिट आई थी तो 627 में से 624 मार्क्स, मतलब 3 नंबर से फाइनल कट ऑफ मिस हो गई थी मेरी। उसके बाद उसी टाइम पे CHSL 19 का जो फॉर्म भरा हुआ था मैंने, उसमें मेरे 178 मार्क्स आए थे। वो दिन था जब मैंने मेरे पापा को कन्विंस किया था कि देखो अब एक जॉब है मेरे पास में, मतलब एक चांस है कि मैं एक जॉब जो अभी मैं कर रहा हूँ करंटली, मैं पोस्टेड हूँ पोस्टल असिस्टेंट गुजरात में। तो मैंने उस दिन उनको कन्विंस किया और उन्होंने बोला था बिल्कुल आपकी लाइफ का डिसीजन है, आप जो चाहते हो वो करो। फिर मैंने उसके बाद में 2021 मार्च में मैंने जॉब छोड़ा था और उसके बाद में फिर मैंने तैयारी वापस फुल फ्लेज तैयारी जिसको बोलते हैं वो चालू करी थी। आपने ये सेल्फ स्टडी किया राइट? बिल्कुल। कोई कोचिंग आपने ज्वाइन नहीं किया, तो उसके बारे में बताइए कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स सब कोचिंग के उसमें आ जाते हैं कि कोचिंग तो यार करना ही, बिना कोचिंग के कैसे होगा, इतने बहुत हब बने हुए हैं, इंदौर में भी है, दिल्ली में भी है, ग्वालियर में भी, हर जगह इतने कोचिंग सारे खुले हुए हैं। तो आप ये बताइए कि आपने यूट्यूब से कितना हेल्प लिया और यूट्यूब से उस चीज़ से कैसे बचे डिस्ट्रैक्शन से? जैसे कि बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे टॉपर्स हैं, हम जैसे लोग भी अवेयर कर रहे हैं, टॉपर्स टॉक करते हैं, तो कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट हो गया कि यार ये बंदा सही बोल रहा है, करना है, बुक लिस्ट का हो गया, रिसोर्सेज का हो गया, वो सारी चीज़ कैसे मैनेज करी अपने बिना कोचिंग के? सर मतलब मेरा पर्सनली ये मानना है कि जब मैं तैयारी करता था तब इतना यूट्यूब का नहीं था। अभी यूट्यूब पे आप देख सकते हो कि मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ा है। तो मैं ये मानता हूँ कि बिल्कुल यूट्यूब बहुत अच्छा भी है और बहुत ख़राब भी है। तो आप किसी पर्टिकुलर इंसान को अगर फॉलो कर रहे हो तो चाहे फिर भगवान भी आके बोल देना कि ये गलत बोल रहे हैं, तो आपको ट्रस्ट बनाना होगा। मतलब अभी क्या होता है ना, आप थंबनेल पे देखते हो 30 दिन में एसएससी कैसे करें, सर पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। हमें भी पता है कि बच्चे 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 30 दिन में कैसे एसएससी होगा। लेकिन एक एस्पिरेंट जिसने तैयारी नहीं की होती वो उस चीज़ में फंस जाता है। तो मेरा मानना यह है कि आप पहले तो एक प्रॉपर अपना शेड्यूल तैयार करें। उसके बाद में यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनके सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, पूरा बेसिक से एडवांस। और एसएससी की सारी गिनी चुनी किताबें हैं जो हम आपके दूसरे चैनल पे पूरा स्ट्रेटेजी वीडियो डालेंगे। तो उसमें आपको मतलब मैंने सब कुछ यूट्यूब से ही पढ़ा है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और सारी चीज़ें आप मतलब देखेंगे कि एक एक चीज़ आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। और सारी बुक्स जो हैं वो ऑफलाइन अवेलेबल है आराम से बुक से। और मतलब आपको मेरे हिसाब से पर्सनली मैं बोलूँगा कि पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गाइडेंस के लिए आपके पास हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए। उसके लिए भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है सर। आजकल इतने सारे लोग हैं जो आपको फ्री में गाइडेंस अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, जो खुद सेलेक्टेड हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर इंसान को फॉलो करो, उस पर ट्रस्ट रखो और आपको उसी को मानना चाहिए, फॉर मोटिवेशन ऑल्सो और फॉर कंटेंट ऑल्सो। अभी मोटिवेशन की बात करें, जैसा कि आपने बोला और चैनल का नाम भी मोटिवेशन फैक्ट्री है। तो जैसा कि आपने बताया आप डिप्रेशन में भी गए थे और इतनी लंबी जर्नी रही, फिर आपने प्राइवेट जॉब करी, फिर आपने तैयारी फिर से स्टार्ट करी, तो उस दौरान अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे कि कैसे अंदर से आता था कि नहीं यार गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम निकालना है, इतनी बड़ी पोस्ट और इतनी अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हुए, तो उस दौरान अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते थे? सर मतलब ऐसा था कि सबसे ज़्यादा मोटिवेशन तो यही होता है कि जो आपके मदर फादर है वो, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं हो सकता आपके लिए। मतलब आप जब देखते हो उस टाइम पे सबसे अच्छी मतलब एक चीज़ ये हुई थी मेरे साथ कि शायद हो सकता है भगवान भी ये चाह रहा हो कि मेरे फादर का थोड़ा सा एक बुरा फेस चल रहा था ऑफिस में। मतलब उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो मतलब ऐसे परेशान थे कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उनके कंधे पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो वो नहीं था कि वो छोड़ सकते हैं। तो वो चीज़ ने भी मुझे पुश किया। और हमेशा मतलब मैं चाहता था कि एक मदर फादर को एक होता है कि वो मतलब मेरे हिसाब से यही है कि आपको कभी भी मोटिवेशन लग रहा है ना सर, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मोटिवेशन आप खुद से ज़्यादा मोटिवेशन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। कि जब आप देखते हो कि आपको खुद खुद आप जो मोटिवेशन आपके अंदर है, मतलब आप एक बार अपने मदर फादर की एक फ़ोटो देख लेंगे तो आपको खुद लगेगा कि नहीं यार मुझे इनके लिए करना है, किसी भी हालत में करना है। तो वो सबसे बड़ा एक मोटिवेशन होता है कि आपको किसी भी हालत में करना है। और इंसान जब डिप्रेशन में चला जाता है, मैं जब डिप्रेशन में चला गया था तो मैं मतलब इस लेवल तक गिर गया था कि बाबाओं तक मैं गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मतलब इंसान को उस टाइम समझ नहीं आता ना कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हर चीज़ से डर लगने लग गया था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। लेकिन फिर धीरे धीरे करके मैंने अपने आप को कोप अप किया। तो मेरे हिसाब से मोटिवेशन आपके मदर फादर से बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कोई भी नहीं है। तो वो सबसे बड़ी एक चीज़ है जो आपको मोटिवेट हमेशा रखती है। आप कंटिन्यूटी कैसे बनाए रखते थे? जैसे रिवीजन की बात करें, अपनी 15 दिन पढ़ लिया, 20 दिन पढ़ लिया, लेकिन पीछे का बैकलॉग होता जाता है, वो भूलते जाते हैं, तो वो कैसे रोटेशन बनाते थे? क्या उसकी स्ट्रेटजी होती थी? कैसे रिवीजन करते थे? शॉर्ट नोट्स बनाते हैं बहुत सारे बंदे, आपने कैसे करा वो सारा कुछ? मेरे हिसाब से सर मैंने ऐसा किया था कि मैंने
6 से 7 कॉपियाँ बनाई हुई थी, एक मैथ्स की, एक इंग्लिश की, फिर इंग्लिश में भी इंटो, सिनो, ईडियम, वन वर्ड, इसके अंदर मतलब ऐसे करके 8 कॉपियाँ। और वो मेरी ऐसी थी कि उनको मैं हनुमान चालीसा बोलता था। मतलब सुबह उठ के आप नहा के जब हनुमान चालीसा पढ़ते हो, उसके साथ में आपको ये सारी कॉपीज़ पहले पन्ने से पढ़ना है। जैसे आज अगर मैंने मान लो कोई 2 पेज कहीं से पढ़े और उसमें लिखे हैं, तो धीरे धीरे 2 पेज, 4 पेज, 8 पेज करके ऐसे मान लो पूरी कॉपी भरा गई। लेकिन मैं जब भी सुबह उठूंगा तो मैं पढ़ूंगा कहाँ से, पहले पेज से। तो इससे क्या होता था, आपकी पूरी कॉपी कम से कम 100 बार रिवाइज हो गई। कंसिस्टेंसी के लिए मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मतलब आप कुछ मत करो, कल से ही आपको एक काम करना है, एक डायरी लेना है, उस डायरी में कल की डेट डालना है, और कल की डेट के साथ में कुछ मत करो, बस आप जो डेली कर रहे हो उसको लिखो कि भैया मैं सुबह 6 बजे उठा, 6 बजे से 6:30 बजे तक मैंने क्या किया। कुछ नहीं करना, आप सिर्फ 4 दिन ये करके देखो। 4 दिन जब आप ये कर लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरा टाइम कहाँ खराब हो रहा है। सबसे पहली चीज़ अभी ये होता है कि आप खुद परेशान हो, आप मतलब मैक्सिमम कमेंट आप भी देखते होंगे, सर आपके चैनल पे ये आते हैं कि भैया मैं कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो करूँ, क्या करूँ। तो आप कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करूँ, मतलब मैं खुद पर्सनल बता रहा हूँ, मेरे पास मेरे 90 दिन का एक एक दिन का हिसाब है, पूरी कॉपी पे लिखा हुआ है। 30 जुलाई में मैंने सुबह उठ के कौन सा चैप्टर पढ़ा, फिर इसके बाद में कौन सी कॉपी फॉलो करी। तो आपके पास एक पूरा प्रॉपर हिसाब होना चाहिए कि मेरे पास 90 दिन का पूरा हिसाब है। उसी प्रकार से आपके पास भी एक प्रॉपर हिसाब होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछ ले कि 6 जुलाई को आपने कितनी पढ़ाई करी, तो आप जब 6 जुलाई का पूरा टारगेट सेट करते हो, मैं क्या करता था, टारगेट सेट कर लेता था कि मेरे को आज मान लो 10 सिनो पढ़ना है, 10 एंटो पढ़ना है। अब जैसे 10 सिनो पढ़ ली तो उसके आगे टिक लगाता था, 10 एंटो पढ़ ली तो उसके आगे टिक। तो जब आधा पेज टिक दिखता है तो आपको बहुत खुशी होती है, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि मेरी पढ़ाई हो रही है। और जब वो आधा दिखता है कि खाली है तो आपको अंदर से ये रहता है कि मेरे को जल्दी से सारे टिक करना है। तो आपको वो चीज़ भी मोटिवेट करती है कि मुझे पढ़ना है। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी जो मैंने अपनाई थी अपने लिए कंसिस्टेंसी के लिए। आपने घर पे रह के तैयारी करी, राइट? तो जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें माहौल नहीं मिलता है, हम मुखर्जी नगर जाएंगे तो शायद सही तैयारी हो जाए, या फिर हम इंदौर जाएंगे तो सही तैयारी हो जाए, मतलब कोचिंग हब के यहाँ। तो आपने घर पे कैसे तैयारी करी? अब जैसे फ्रेंड्स का हो गया, आप ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि फ्रेंड्स को भी देखना है कि फ्रेंड्स को छोड़ नहीं सकते, नहीं तो उनके कमेंट्स आने लगते हैं, अभी से इंस्पेक्टर बन गया क्या, फिर आईएएस बन गया क्या, जैसे अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। वो सारी चीज़ कैसे मैनेज करी आपने? जैसे बहुत से बंदे शादी पार्टी अटेंड करना बंद कर देते हैं, नहीं यार पढ़ाई करना है सीरियस, तो कैसे किया आपने? सर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ, 16 घंटे पढ़ता हूँ। मुझे पर्टिकुलर ऐसा लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। मतलब अगर मान लो सुबह 8 बजे से लेकर भी रात को 10 बजे तक कोई लाइब्रेरी जा रहा हो तो वो सुबह 8 से 10 तक कंटिन्यूस तो पढ़ाई कर नहीं सकता। और मेरे साथ ऐसा था, मैं भी ऐसा मानता हूँ कि अगर आप चाहें तो आप मैनेजमेंट अगर सही से करें ना तो आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी मैनेज हो सकती है। जैसे अगर मुझे पता है कि मुझे आज शाम को 1 घंटे 1.5 घंटे मेरे दोस्तों के साथ कहीं जाना है, तो मैं हमेशा प्रायोरिटी पे ये रखता था कि जब तक मेरी टारगेट बुक के टारगेट लिस्ट के सारे नहीं लग जाएंगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो आपको ये चीज़ मैनेज करना आना चाहिए कि अगर आपको पता है कि मेरा आज फंक्शन है और मेरा एक दिन इसमें जाएगा, तो मैं सारे के सारे जो मेरे टारगेट लिस्ट है उन सारे के सारे टारगेट लिस्ट को पहले कंप्लीट करूंगा, उसके बाद ही मैं कहीं भी जाऊंगा, वरना उसके अलावा मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। तो मेरा ये था कि जब तक मेरे टारगेट सारे कंप्लीट नहीं होंगे तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इसमें मेरे दोस्त भी बहुत सपोर्टिव थे, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे कि हाँ अगर तुझे पढ़ना है तो कोई इशू नहीं है। मतलब वो भी समझते हैं जब आप ऐसा करते हो तो ऑब्वियसली बुरा सबको फील होता है कि मतलब, और आपको खुद को भी बुरा फील होता है। लेकिन सर मैं बता रहा हूँ कि अभी ये क्या होता है कि आप इंस्टा पे देखते हो कि मेरा दोस्त जो है वो मतलब मनाली में गया हुआ है और मैं यहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है भाई। 3 अटेम्प्ट हो गए तुम्हारे, 3 अटेम्प्ट नहीं निकल रहे और तुम बार बार देख के उस चीज़ को, कोई भी उसको फील होता है तो अपने अंदर उसको ऐसा मोटिवेशन लो, मतलब ऐसा जेलसी नहीं लेके एक मोटिवेशन लो कि नहीं यार ये कर रहा है तो इस बार मैं भी फोड़ूं और उसके बाद मैं भी लेह लद्दाख बुलेट से जाऊं। तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है जो आपको मतलब आगे लेके जाता है। तैयारी के दौरान एक एस्पिरेंट्स की डिजायर पोस्ट भी होती है, जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपने टेबल के सामने स्टार्स के फोटो लगाते हैं, जो वर्दी पे स्टार्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उनके फोटो लगाते हैं, गाड़ी को फोटो लगाते हैं, मन में भी सोचते हैं कि यार वर्दी वाली जॉब लेनी है। तो आपकी ऐसी कोई डिजायर पोस्ट थी? सर मतलब ऐसा कोई डिजायर्ड पोस्ट तो नहीं था, लेकिन मतलब जब मैं उतरा था एसएससी की फील्ड में तो मुझे विदेश मंत्रालय का पता चला था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तो वो थोड़ा सा मुझे एक्साइट किया था। लेकिन फिर मतलब उसकी जब रियलिटी देखी मैंने कि आपको थोड़ा सा घर से भी दूर रहना पड़ेगा, और जब आपकी फॉरेन पोस्टिंग आएंगी तो फॉरेन पोस्टिंग वगैरह भी लेना पड़ेंगे आपको। तो फिर मैंने वर्दी वाली पोस्ट देखी, एक जो एक्साइज इंस्पेक्टर 3 स्टार पोस्ट है, उसमें डाइवर्सिफाइड जॉब है आपकी, मतलब डेस्क जॉब भी है, फील्ड जॉब भी है। तो मुझे मेरे लिए वो बहुत छूट लगी और मुझे मतलब वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने आज भी मुझे याद है, मतलब जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया था तब तक मैंने वो मेरे जहाँ मैं पढ़ता था उसके आगे स्टिकर लगा हुआ था अभी भी कि एक्साइज मैंने लिखा हुआ था वहाँ पे, तो वो मैंने तभी हटाया था और वहाँ पे मैंने लिखा था 500 अंडर रैंक। तो आज भी पापा बोलते हैं कि मतलब 500 हमने लिखा था, भगवान ने 1 0 कम कर दिया उसमें से और 50 अंडर रैंक आप सभी लोगों की दुआएं से आई हैं फाइनली।
अभी मैं वो पूछना चाहूँगा उस दिन के बारे में। चलो इतना सारा कुछ हो गया, डिप्रेशन झेल लिया, पढ़ाई भी करी, मेहनत भी करी, लेकिन फाइनली आपका जो गोल था, जिस दिन रिजल्ट आया, उस दिन आपको पता चला कि इतनी अच्छी रैंक के साथ हमारा सिलेक्शन हुआ है। उस दिन के बारे में बताइए। उस दिन आपका वो पूरा दिन कैसा गया, फैमिली के कैसे रिएक्शन रहे, कैसा गया वो पूरा दिन, कैसे सेलिब्रेट किया उसको? सर मतलब हुआ क्या था कि 31st को रिजल्ट आया था और 31st की सुबह ही मैं निकला था यहाँ से। मुझे भावनगर जाना था, गुजरात मेरी ज्वाइनिंग थी। पापा ने बोला था कि आज रिजल्ट आ जाएगा, मत जा, क्योंकि उस टाइम एसएससी का चल रहा था, लेकिन मुझे बुलाया था तो मुझे जाना पड़ा। और मैं जब वहाँ पहुँच गया तब उनका फ़ोन आया कि रिजल्ट, मतलब मेरे दोस्त का फ़ोन आया एकदम कि रिजल्ट आ गया। और वो दोस्त ना हमेशा फ़ोन करता है कि रिजल्ट आ गया और रिजल्ट आता नहीं है, तो मैंने माना नहीं। लेकिन एकदम सच्ची में उसने बोला कि वेबसाइट ओपन करो। मैंने वेबसाइट ओपन किया तो मतलब सीरियसली रिजल्ट आया हुआ था। तो मैंने सबसे पहला फ़ोन घर पे लगाया और घर पे फ़ोन लगाते से ही मतलब देखा उन लोगों ने ऑल इंडिया रैंक 41। तो मतलब मेरी मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। मतलब वो एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट होता है सबके लिए। फिर मेरे दादा दादी, उनका भी एक सपना था कि मतलब ये हो, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। सारे फ्रेंड्स का भी फ़ोन आया। फिर मेरे पापा ने पूरी मिठाई विठाई बंटवा दी सब जगह। मतलब बहुत खुशी की बात थी वो। तो वो बहुत ही अच्छा डे था मेरे लिए मतलब। ओके भाई, लास्ट में जो नए एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी चाहते हैं कि एसएससी की तैयारी शुरू करूं, अभी तक करी नहीं है, कंफ्यूजन में ये करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है, तो उनके लिए आपके फाइनल क्या मैसेज होंगे, क्या संदेश देना चाहोगे? या फिर कुछ मैं पूछना भूल गया जो आप बताना चाहते हो, आपकी जर्नी के दौरान ऐसा कुछ हुआ हो कि आप जो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हो वो आप बता दो, या फिर और उनके लिए क्या मैसेज है वो भी आप प्लीज़ शेयर करिए। बस एक ही मैसेज है भाई, अपनी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ आप खुद बदल सकते हो। कोई भी नहीं है जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा। आपकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ आप बदल सकते हो। अगर ऐसे ही एसएससी की तैयारी करना है तो मैं सीधे बोलूँगा कि क्विट कर दो। मतलब आपने जो बताया, मुखर्जी नगर जा रहे हो तुम, दो मतलब बहुत सारी चीज़ें हर जगह पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सपना लेके आए हो। गाँव में हमारे माँ बाप जो हैं वो 7,000 रुपये हमारे अकाउंट में भेजते हैं, तो बच्चे को समझ में नहीं आता है कि कितनी मुश्किल से भेजते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चा पढ़ रहा होगा, और बच्चा मुखर्जी नगर में क्या कर रहा है या कहीं पे क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। तो खुद से तुमको ट्रस्ट रख के सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाद की जो लाइफ है ना वो मैं अभी फील करता हूँ। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट कितनी स्पेशल सीएल देती है ट्रैकिंग करने के लिए। मतलब इतनी सारी फैसिलिटी है कि पूरे इंडिया के हॉस्पिटल में तुम 100 रुपये में कहीं भी इलाज करा सकते हो। मतलब बहुत सारी फैसिलिटी है। तो तुम्हारे आज जीवन सिर्फ और सिर्फ तुम खुद ही चेंज कर सकते हो। और प्रॉब्लम हर किसी के साथ में होती है, ऐसा कोई भी नहीं है पूरी दुनिया में जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे बच्चे बोलते हैं सर मेरे से मैथ्स नहीं बन रहा, ज्योमेट्री नहीं बनती। भाई आपको पता चल गया कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कि आपसे मैथ्स नहीं बन रहा है, तो अब आप क्या बार बार सबसे पूछते रहोगे कि मेरे से ज्योमेट्री नहीं बन रहा? या उसकी जगह आपको क्या करना है, 5 किलो रद्दी लेके आना है, 10 पेन के डब्बे लेके आना है। जिस दिन आपने वो 5 किलो रद्दी और 10 पेन के डब्बे खत्म कर दिए मैथ्स में घिस घिस के, उस दिन मेरे से आके मिलना, आप खुद बोलोगे कि कितना सड़ा पेपर आया। मतलब आप प्रैक्टिस करो ना। आप बस दिक्कतें गिना रहे हो, ज्योमेट्री नहीं बन रहा, मेंसुरेशन नहीं बन रहा, तो आप काम करो। आपको समझ में आ गया कि मुझसे ये नहीं बन रहा है, तो आपका काम क्या बनता है कि आप इस चीज़ पे काम करो। आप ना कि ये बताओ कि मुझसे ये चीज़ें नहीं बन रही। आपको ये बहुत अच्छा होता है कि आपको आपकी प्रॉब्लम समझ में आ गई तो उस पर आप काम करो। तो यही बात है कि लाइफ और सिर्फ कौन चेंज कर सकता है, वो तुम ही चेंज कर सकते हो। और मैं सर का मतलब चैनल बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, है ना। तो मतलब ये मैं बता रहा हूँ पर्सनली कि मेरी ये बातें हैं या ये चैनल से जो भी आपको मिलता है उसको 2 दिन का मोटिवेशन मत लो। कंटिन्यूस 6 महीने जो है गोल्डन है, ये लपक वैकेंसी आने वाली है, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन है अभी। तो इससे अच्छा मौका तुमको नहीं मिलेगा। आज से ही मतलब कल से ही पूरा प्लान बनाओ अपना एक, और चाहे भगवान इधर से उधर हो जाए, चाहे घर में शादी है, कुछ भी है, शादी ब्याह सब होता रहेगा। नहीं तो जिससे तुम शादी करना चाहते हो वो किसी और के साथ शादी करके चले जाएगी। इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करो और बिल्कुल मतलब फोड़ दो। ओके, थैंक यू सो मच भाई, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आई होप दोस्तों आपको भी काफ़ी मज़ा आया होगा वीडियो देखकर, और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जिस तरीके से भाई ने अपनी सारी जर्नी को शेयर किया, मोटिवेशन के बारे में बताया, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताए जो आपके आगे जर्नी में हेल्पफुल रहेंगे, आपकी सीजीएल की जर्नी में को आसान बना देंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप भाई की पूरे स्ट्रेटजी जानना चाहते हो डिटेल में, तो मैंने पहले भी बोला था कि हमने दूसरा चैनल क्रिएट किया है एसएससी सीजीएल मोटिवेशन फैक्ट्री, उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपसे ये जुड़ना चाहते हैं तो आपका कोई चैनल हो या फिर इंस्टाग्राम वगैरह, कहाँ पे जुड़ सकते हैं? मतलब मैं भी अभी जो ये जंजाल है थोड़ा सा एसएससी का बहुत बुरा हुआ है, तो इसमें मेरा एक चैनल है द वर्सेटाइल मेंटोर करके यूट्यूब पे। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और उस पर आप देख सकते हो। मतलब आप नए एस्पिरेंट हो तो भी मैं डेली टारगेट्स आप लोगों के लिए बना के देता हूँ, और बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ। एक बार चैनल पे विजिट ज़रूर करना, और अगर
पढ़ने का मन हो तो, पढ़ने का मन नहीं हो तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो पढ़ने वाले एस्पिरेंट्स के लिए मेरे पास बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं कि मतलब बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आपका पक्का फ़ायदा होगा, लेकिन मेहनत करने के लिए आपको डेडिकेटेड होना होगा। सिलेक्शन 100% होगा, लेकिन बिना पढ़े नहीं होगा। तो द वर्सेटाइल मेंटोर टेलीग्राम पे भी चैनल है और यूट्यूब का भी चैनल है, तो उसको भी शेयर कर दें। और सर के साथ तो जुड़े ही हैं आप सभी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी तैयारी को जारी रखें, अगर तैयारी शुरू नहीं करी तो कर दें, जैसा कि भाई ने बताया अभी बम्पर भर्ती आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।